बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा नाम जिसको पढ़ना देखना हर कोई चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की खबरों से जिस तरीके के हालात आजकल बन रहे हैं उस पर चर्चा करना, उसको और समझना और ज़्यादा बेहतर बनता है। और हमारी भी लगातार ये कोशिश रहती है कि आपको जम्मू कश्मीर के हर छोटी बड़ी खबर से जहाँ हम बाखबर करते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं, वहीं पर खबरों के पीछे क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। और आज ही इस बातचीत के ज़रिए से और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर रियासत की एक ऐसी सियासी शख्सियत हमारे सामने है जो मोहताज तारो बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक मुनफरिद मकाम है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है, लेकिन जब साबिका रियासत हुआ करती थी तो वहाँ पर एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं। एक असर है पूरी जम्मू कश्मीर की सियासत पर इनका। मेरी मुराद आज के मेहमान की कविंदर गुप्ता साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। सर, पहला सवाल जो सब जानना चाहेंगे, और स्पेशली जो हालात है कश्मीर जम्मू का जब नाम आता है तो एक पिक्चर सामने आती है किलिंग्स की, एक पिक्चर सामने आती है वायलेंस की, एक पिक्चर आती है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऑपरेशंस की। क्या वाकई तौर पर हालात ऐसे हैं जो हम दिल्ली बैठे महसूस कर रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं हालात, बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हैं जिन पर डिबेट होनी चाहिए, जिन पर डिस्कशंस होनी चाहिए? देखिए, पिछले लगभग 20 दिन से जब से राहुल भट्ट की हत्या हुई है उसके बाद लगातार 7 हत्याओं का होना कहीं ना कहीं चिंता दर्शाता है। अगर हम पिछले लगभग धारा 370 टूटने के बाद उस पूरे इतिहास में जाएं, धारा 370 हटने के बाद अभी तक बहुत सी शांति स्थापना वहाँ पर हुई है। आपने देखा होगा कि लगातार जो मिलिटेंसी थी बिल्कुल पीक पर थी। किसी मिलिटेंट का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग एकत्रित होते थे, पाकिस्तान के नारे लगाना, उसके पक्ष में नारे लगाना। आज स्थितियाँ बदली। हुर्रियत जैसे जो संगठन थे जो पाकिस्तान की बात करते थे, आज उस प्रकार की स्थिति नहीं है। टेरर फंडिंग के बंद होने से हवाला का जो पैसा आता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। पत्थरबाजी आज जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक कैलेंडर जो हुर्रियत द्वारा जारी किया जाता था, कब बंद होगा, कब खुलेगा, इस सारे हालात में हमने देखा है कि बहुत सी परिस्थितियाँ बदली हैं। मिलिटेंट्स ने अपना एक डिज़ाइन, अपना एक तरीका लोगों को मारने का बदला है, इसमें कोई शक नहीं। टेरर फैलाने की कोशिश है यासीन मलिक की सज़ा के बाद। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि बॉर्डर पर लड़ करके या घुसपैठ करा करके हम कामयाब होने वाले नहीं हैं। भारत में एक मजबूत सरकार है, BSF या दूसरी एजेंसीज़ हैं, जब भी आती हैं उनको मार गिराया जाता है। इस तरीके से छोटा हथियार लेकर के किसी भी व्यक्ति के पास जाना, उसको मारना, और ये वाकई में चिंता दर्शाता है। उन्होंने अपना तरीका बदला है और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसीज़ को अपना एक तरीका बदलना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार की हत्याओं से लोग परेशान होना स्वाभाविक बात है। तो इस सारे माहौल में उम्मीद है कि जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों एक बैठक ली है और ख़ास करके उसमें सभी सुरक्षा एजेंसीज़, हमारी आर्मी, हमारी BSF, CRPF और जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित थी। आने वाले दिनों में उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से वही हालात जो ठीक हैं द्वारा लौटेंगे। कविंदर गुप्ता साहब, आप कह रहे हैं कि देखिए बड़े हालात बदले हैं, मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ, आजकल जनाजों में लोग नहीं जा रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि NIA की जो कार्रवाई हुई है उसका एक इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट हमारी रियासत के अंदर पड़ा है, और वो आज चीज़ें नहीं दिख रही है जो 96, 95, 2000 तक दिखती थी। हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की टारगेट किलिंग्स हो रही है, क्या आपको ये लग रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर कहीं पर है, सिक्योरिटी रिव्यू करने की अशद ज़रूरत है, और जो एक कोऑर्डिनेशन आवाम के साथ थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से एक एलिनेशन बढ़ रहा है और ये चीज़ें हम देख रहे हैं। कुछ
एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, कुछ पॉलिटिकल पार्ट पर, कुछ सिक्योरिटी के लेवल पर तालमेल पूरा नहीं बन पा रहा है? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। कुछ कारण तो है जो लगातार इस प्रकार की किलिंग्स हुई। खुफिया एजेंसीज जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। उसमें कहाँ कमी आई, कैसे कमी आई, इसके बारे में चिंता करना स्वाभाविक है। और ऐसी बात नहीं है, खुफिया एजेंसियों ने पिछले दिनों बहुत अच्छा काम किया और लगातार करती हैं। लेकिन जो टारगेट किलिंग, जिसमें खास करके 5 तरह के लोग हैं, उसमें एक तो वो लोग हैं जो पहले से ही वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। वो किसी हिंदू समाज से हो सकते हैं। नंबर 2, वो सिख समाज जो ऑलरेडी वहाँ पर रहता है। तराल में, बारामूला में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। कुछ बाहरी मजदूर जो वहाँ पर लेबर का काम करने के लिए जाते हैं। एक कश्मीरी पंडित जिनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत नौकरियाँ दी गई थी, और एक 5वां वो जो कि वहाँ पर सेक्रेटरीट में या किसी बैंक्स में, दूसरी जगह पर या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करता है। इनकी डाटा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पर रहते हैं, नंबर 1, इनको सेफ पैसेज मिले, सेफ सिक्योरिटी के साथ रहने का मौका मिले। नहीं तो हालात ऐसे पैदा होंगे कि लोग 1990 की तरह माइग्रेशन दोबारा से शुरू करेंगे। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि उसको सुरक्षा मुहैया कराए। यानी क्या मैं ये समझूं कि अभी तक सरकार ये चीज़ें करने में पूरा कामयाब नहीं हुई? यही वजह कि 96 में जब चुनाव हुए थे, 90 के बाद जो सिचुएशन उस वक्त की, वो लग रहा था कि इतनी टारगेट किलिंग्स नहीं थी। टारगेट किलिंग्स थी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, पॉलिटिकल क्लास की थी। इस तरीके से नीचे किसी को हाथ नहीं लगाया जा रहा था। इस बार जो कुछ हुआ है, क्या मैं ये मानूं कि केंद्र प्रशासित राज्य के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसमें कहीं कोताही है, खामी है, गलती हो रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हम देख रहे हैं? क्योंकि इस तरीके का टारगेट किलिंग 90 के बाद देखना, ये चिंता का एक बड़ा कारण। देखिए, टारगेट किलिंग, ये जो लोग इस प्रकार के हादसे या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनको सरकार की क्या पॉलिसीज हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका बिल्कुल एक ही एम है कि वहाँ पर टेरर फैलाना। अगर कहीं सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ कुछ होता है तो जनता खड़ी होती है, जनता उसके लिए सड़कों पर आती है, जनता उसके लिए बोलती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है कि पिछले 30 साल में जो मिलिटेंसी चली है, उसमें कुछ ऐसे नौजवान जिन्होंने यही देखा है, और जो 30 साल में चलता रहा, जो लोग कैलेंडर जारी करते थे, उनका क्या मुद्दा था? स्वाभाविक बात है कि एक लोग उनके पीछे चले, उन्होंने वही देखा, रोज़मर्रा गोलियां चलती, ये कहीं पर ग्रेनेड फेंकना, ये उन्होंने यही देखा है। और कुछ लोगों को गुमराह भी किया गया है। पिछले दिनों सरकार के माध्यम से कुछ लोगों को, उनके पेरेंट्स वगैरह ने अपील भी की कि वापस आ जाओ, कुछ लोग आए भी। लेकिन आपकी जहाँ तक बात सही है कि सरकार द्वारा भी जो फैसले लिए गए होंगे, कुछ फैसले हो सकता है लेट लिए गए हों, या इसमें जितनी जल्दी की जानी चाहिए थी, एकदम से जब ये किलिंग शुरू हुई तब जल्द से वो उस प्रकार का हालात बनाना, उस प्रकार से माहौल बनाना ये ज़रूरी था। तो लेकिन डिसीजन लिया है। उस दिन भी कोई 4 दिन पहले गवर्नर साहब ने एक मीटिंग की थी कि जल्दी से जल्दी इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पहुंचाया जाए। अब जहाँ तक मैं पहले ज़रा इसी पर रहूँगा, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। जहाँ तक पॉलिटिकल किलिंग्स की हम बात करते हैं, अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करके चलना चाहती है, लेकिन एक बार फिर मामला वही है कि जिन लोगों को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर की ओर, जिन्हें कहा जा रहा है कि सेफर जोन्स है, वो ऑर्डर्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। तो फिर वो सिक्योरिटी ऑफ सेंस कहाँ पर रहता है? ये तो एक बड़ा सवाल है। देखिए, सिक्योरिटी उन लोगों को देना ये ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जो लोग वो डिमांड करते हैं कि उनको जम्मू भेज दिया जाए या कोई ऐसी जगह पर भेज दिया जाए, मुझे तो लगता है कि वो टेररिस्ट के आगे सरेंडर होगा। ऐसा नहीं है। सरकार का काम है सुरक्षा देना, सरकार को देनी चाहिए किसी भी तरह से। पहले भी यहाँ पर
फ्रिस्किंग होती थी, और ख़ास करके सरकारी दफ्तरों में इस प्रकार से होना, तो ये रूटीन की बात है कि सरकारी दफ्तरों में कोई ना कोई सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर कोई चेक करने वाला होना चाहिए। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। अगर इस प्रकार से तो किसी भी कोई भी कहीं भी आकर के मार जाएगा, ये ठीक है। तो जी आपको नहीं लगता जब कश्मीरी पंडित्स की किलिंग्स हुई, ओवरऑल अगर हम किलिंग्स की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स भी मारे जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हो, मारे जाते हैं, लेकिन ह्यू एंड क्राई इस वक्त माइनॉरिटी कम्युनिटी का, इसलिए मैं सवाल इसी पर रखूँगा। सवाल सीधे से यही है कि जब हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग्स होती हैं तो एक सवाल जब कम्युनिटी पूछती है कि बताइए जी सेफर जोन कौन सा है जहाँ पर हम रुकेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि जनाब हम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं सेफर जोन की, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर आगे हमले ना हो। ये सरेंडर तो नहीं है प्रेशर के सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सेंटर ने सिक्योरिटी एजेंसीज को या एडमिनिस्ट्रेशन को खुला हाथ दिया है, और जहाँ तक केंद्र सरकार की मैं बात करूँ तो पूरी विल के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, जब इस प्रकार का ये एक युद्ध है, एक लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं जीत होती है, कहीं हार होती है, हमें ये भी समझना चाहिए, इससे इनकार भी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में 20 दिन में हालात बने हैं, लोगों में चिंता का विषय, कुछ लोग मेरे पास भी आए ट्रांसफर्स के लिए और रोना तक। ठीक है, जिनके परिवार दूर बैठे होते हैं उनको चिंता होना एक स्वाभाविक बात है, ये ह्यूमन नेचर है। तो सही सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक फुल प्रूफ सिस्टम बना करके कहीं ना कहीं इसको करना होगा, अदरवाइज ये चीजें रुकने वाली नहीं। कश्मीर तो कश्मीर, अब जम्मू में भी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हर दिन वो सड़क पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमने तो आना ही नहीं वापस है। देखिए, किलिंग के बाद जो जिस पर्टिकुलर समाज को उसके लिए टारगेट किया जाता है, उनका इस प्रकार से एजिटेट करना स्वाभाविक बात है। तो मुझे लगता है कि जल्द, मैंने पहले कहा कि जो एक रणनीति बनाने की जरूरत है, केंद्र सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठ करके। कविंद्र गुप्ता जी, आप सीनियर मोस्ट है, आपने 90 को भी देखा है, फिर 96 के बाद की पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट होते रहे हैं। आज के दिन में जो माहौल है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है, इसे कविंद्र गुप्ता साहब कैसे देखते हैं, नंबर एक? और आज के दिन में एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी पर कितना रोल बनता है, सरकार को माइनस करके बीजेपी पार्टी पर क्या रोल बनता है, और नेक्स्ट जो हमारी रीजनल पार्टीज है, क्या वो उस रोल को प्ले कर पा रही हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, केंद्र में हमारी सरकार है और यूटी में अगर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वो स्वाभाविक बात है कि सरकार द्वारा भेजे गए लोग हैं। लेकिन आज भी इस बात को कहने से मैं कोई इनकार नहीं करूंगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ जो लोगों का तालमेल रहता है, पॉलिटिकल लोगों के साथ जिस प्रकार से लोगों की जवाबदेही रहती है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। लोगों की अपेक्षा है हम उस व्यक्ति से बात कर सके जो लगातार उसको सामने खड़े होकर के, क्योंकि जिन लोगों ने जिताया है उन लोगों ने जवाब मांगना है। आज उस चीज़ में कहीं ना कहीं गैप आया है। पिछले दिनों एक यहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला कि कोई किसी की ट्रांसफ़र होती है, किसी को कोई काम होता है, पॉलिटिकल लेटर व्यक्ति की लेटर लेकर न आए। ये किस प्रकार के लोग हैं? उनको और सत्ता में रह करके, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके खामियां जरूर हैं, मैं इससे कोई इनकार नहीं करता। वो व्यक्ति पॉलिटिकल लोगों को जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनको इस प्रकार की भाषा, खैर उनको मिजोरम भेज दिया गया है। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से पिछले दिनों 4 यहाँ पर एडवाइज़र थे, वो एडवाइज़र आज नहीं हैं। एडवाइज़र का जिस प्रकार से लोगों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिले, जनता दरबार लगने चाहिए थे वो नहीं लगे। सड़कों पर आने का मेन कारण वही है। तो हमने केंद्र के ध्यान में लाया है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द, अब तो काफ़ी समय बीत चुका है, लोगों की जो अपेक्षा है उस पर सरकार काम करेगी। 5 अगस्त 2019 को जब एक बड़ा डिसीजन लिया गया और पूरे देश ने उस डिसीजन का सम्मान किया कि 370-35 से ख़त्म कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, और उसके बाद एक लगातार कहा गया कि जो मिलिटेंसी थी उसकी कमर तोड़ दी गई जी, अब कोई सोच भी नहीं सकता है मिलिटेंसी का। लेकिन इन दिनों में जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि अब मिलिटेंसी एक नए रूप में है, हाइब्रिड उसका नाम दिया गया। यानी वो कॉलेज भी जाता है, वो यूनिवर्सिटी भी जाता है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, और 2 घंटे में अपना
मिलिटेंसी का काम भी कर रहा है। तो क्या मैं ऐसे मानूं ये एक बड़ा चैलेंज और बड़ा खतरा इस वक्त है? देखिए, आम लोगों की जब किलिंग रहती है तो उसमें ज़्यादा हो हल्ला मचता है। बहुत से जवान भी शहीद हुए हमारे इस मिलिटेंसी की समाप्ति के लिए, लेकिन उनकी शहादत को मैं पहले तो सलाम करता हूँ। ऐसी स्टेट से आकर के दूसरे पूरे हिंदुस्तान से आकर के वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस वक्त जो लोग इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ना तो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उनके बारे में कहीं थाने में रिपोर्ट है। एक व्यक्ति आता है मुंह पर नकाब डाल करके किसी को भी मार करके चला जाता है। और आज भी मैं ये कहूँगा, कुछ स्थानीय लोग, बैंक मैनेजर को मारा गया, मोटरसाइकिल पर वो वापस गए, जाते वक्त कुछ लोगों ने तो सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें भी आई, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने तो नंबर नोट किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय कुछ लोगों का डर के से खौफ से वो बोल नहीं पाते, वो भी एक कारण है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने कहा, और चैलेंज है इस तरह से कोई भी व्यक्ति, मेरा ये मानना है कि सभी हथियारों को एक बार वापस लेना चाहिए, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करना चाहिए जिससे जनता भी दुखी ना हो, लेकिन एक सही तरीके से, क्योंकि हमने लोगों का दिल जीतना है, ना कि लोगों को हरास करना है। इस सभी में एक सर्च ऑपरेशन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि खैर जो सुरक्षा एजेंसियां हमारे से ज़्यादा जानती हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इस प्रकार के सोचेंगे और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, वहाँ की मोहल्ला कमेटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेके, वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पिछले दिनों आया था, कुछ लोग उनको फंडिंग करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अलर्ट करना होगा। सभी समाज को साथ लेकर के, जो धर्म के कोई बड़े लोग हैं उनको मिल करके इस प्रकार की अपील करनी होगी, जिससे कि शांति व्यवस्था द्वारा वापस हो। और शांति व्यवस्था आम समाज के लिए है, किसी को भी इसमें ये नहीं है कि कोई कश्मीरी पंडित मारा गया, इसमें मुस्लिम भी मरे हैं, और वो अमरीन भट्ट की भतीजी भी मरी है, उसमें एक वो जो ये अपना कांस्टेबल था, उसका भी एक बच्चा। बाकी इस तरह की कायरता की जो घटनाएं हो रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सीरियसली लेना होगा। तो इस चीज़ का ठीक है जी। अब ज़रा परिसीमन पर भी बात करें। रिपोर्ट सबमिट हो गई हैं, डिटेल्स हमारे सामने हैं। क्या बीजेपी पॉलिटिकली तैयार है चुनावों के लिए, या अभी कुछ और इंतज़ार होगा? क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स है विद इन द बीजेपी भी कि ऑल इज़ नॉट वेल, इसलिए थोड़ा सा और स्पैन दे दीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार समाज के बीच में काम करता है। कहीं ना कहीं जो घाटी की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सिर्फ बंद कमरे में काम करती हैं। कोरोना के दौरान देखा, हमारी नित्य प्रति लोगों के बीच में रहना, लोगों को सरकारी स्कीमों के लिए जहां भी है, कहीं वैक्सीनेशन करवाना, कहीं उनको हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराना, इसके साथ ही जो सरकारी स्कीम ये जो हैं, जो जनता के हित की हैं, उसके साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ चुकी है। जब भी ये केंद्र या इलेक्शन कमीशन समझेगा, जो प्रोसेस चल रहा है उसमें लगता है कि आने वाले समय में जल्द इलेक्शन होंगे। उसका कारण कब तक ये एक्सपेक्ट है? क्योंकि एक खबर ये भी है कि एंडिंग नवंबर तक पहली नोटिफिकेशन आनी है, अगर मौसम ठीक रहा, हालात ठीक रहे। अगर नवंबर नहीं तो देन इट्स आफ्टर अप्रैल। देखिए, 2014 के इलेक्शन भी नवंबर दिसंबर में हुए थे। मौसम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, अभी ये जो वार्ड्स या जो बूथ बनाने का काम जारी है, इसके लिए एक टाइम शेड्यूल ये इलेक्शन ऑफिस ने तय किया है। और 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक वोटों की रिवीजन होनी है या नए वोट बनने हैं। मुझे लगता है कि सितंबर तक ये प्रोसेस पूरा होगा, तो जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो लोगों की एक उम्मीद है, इलेक्शन होने चाहिए। पहाड़ियों का लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया, और अब खबर यह है कि इंटरीम रिपोर्ट जो है वो कमीशन की आ चुकी है स्टेटस देने के लिए। अगर ये स्टेटस दिया जाता है और फिर कमीशन की रिपोर्ट को मैं देखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 8 से 10% के अंदर ये चले जाएंगे। तो उससे क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या पॉलिटिकल चेंज आप देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले 70 सालों में जिस प्रकार से डिलिमिटेशन हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ। हमारा गुज्जर समाज बड़ी मात्रा में वहाँ पर है, उसके लिए हमने एसटी के लिए 7 सीटें रिजर्व की हैं। एससी के लिए जो 7 सीटें पहले ही रिजर्व हुआ करती थी, वो हैं। पहाड़ी लोगों को जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले,
इसके लिए ज़रूरी है। ओबीसी समाज के लिए कुछ ऐसा है कि पूरे देश में जो कानून लागू होते हैं वो शायद जम्मू कश्मीर में कई कानून धारा 370 या यूटी बनने के बाद वो केंद्र के ये कानून जो हैं वो लागू होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमीशन ने की है उसमें ये जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारे लोग आए हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो सीटें जो 24 असेंबली में छोड़ी हुई हैं वो हमने नहीं छोड़ी थी, वो पुरानी सरकारों ने छोड़ी थी। आज वो उसका विरोध करेंगी, ये कैसे संभव है? तो अगर उसमें उठ सकता है? अगर 1/3 उनका यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन 8 सीटें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए तय है। देखिए ऑलमोस्ट अगर वो आउट ऑफ 90 नहीं है। अगर उनको रिप्रेजेंटेशन किसी आधार पर दी जाती है तो उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ रिजर्वेशंस वाले मामले पर और नॉमिनेशन वाले मामले पर, तो कहीं ना कहीं पल्ला उस पार्टी का भारी होगा जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी वहां पर होगी और बाद में ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसकी बनेगी। इस तरीके के अप्रेंटेंस सबके पास। देखिए ऐसा नहीं है, वो लोग पहले भी वोट डालते थे, कौन सी पार्टियों को डालते थे? भारतीय जनता पार्टी की तो 1-2 सीटें आया करती थी। आखिर ये वेस्ट पाकिस्तान तो सिर्फ लोकसभा के लिए वोट कर रहा था। मैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पाक ऑक्युपाइड का एक 1/3 जो हिस्सा है वो भी उनको वोट डालते थे। आखिर सरकारों ने यहाँ जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपना विश्वास खत्म किया है। वो अब वोटर की अपनी मन मर्जी है कि जहां भी वोट डाले। अगर उनको बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो नारा है 55 पार का वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते देखते आ सकता है। देखिए क्यों नहीं, हमने लगातार पिछले 70 साल से एक लड़ाई ली है और जो बातें हमने कही थी उसको हमने निभाया है। तो उम्मीद होनी चाहिए पॉलिटिकल पंडित के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकती है। पॉलिटिकल पंडित्स का यह भी मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी है जी जम्मू के अंदर बीजेपी के लिए। यही वजह कि अभी ज़्यादा चुनाव के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट डबल डिजिट में है, 23 to 15 से 23 के बीच में रह रही है, उस पर कोई काम नहीं है। जिन लोगों को लगाया गया है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। देखिए ये लोग बीजेपी के खिलाफ नारे इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनको बीजेपी से उम्मीद है। किसी भी पार्टी के दफ्तर के बाहर कोई वहां पर बैठा नहीं होता, उनको पता है इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। जो भी आज सड़कों पर है ये पिछली सरकारों की गलतियां हैं। ये जो डेली वेजरों को किसने गुमराह किया कि आपको पक्का करेंगे, उन लोगों ने नहीं पक्का किया। जब स्टैंडिंग कमेटी बनाई उसमें तो बीजेपी भी थी जिसने ये क्लियरेंस दी थी कि डेली वेजर्स को परमानेंट कीजिए। आप ये कैसे 12,000 लोगों को, पीडीडी के लोगों को तो ओवरऑल है ना। अब आप एक को चिन्हित करके पीडीडी के लिए कहेंगे कि देखिए इसमें एक क्राइटेरिया तय करना होगा, एक फेज मैनेजमेंट बनाना होगा। कब तक होगा? यही तो बड़ा सवाल बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति आकर के 1 साल नौकरी करने के बाद ये उम्मीद करता है कि उसको रेगुलाइज कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता। हर चीज का कोई मापदंड रहता है, उसका मैयर रहता है। उसी मैयर के तहत इन लोगों को इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन क्या हम उन लोगों को छोड़ देंगे जो नया युवक वहां पर आ रहा है? इसको बैलेंस करके कहीं ना कहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है कि रिजल्ट बेहतर होंगे। तो बैलेंस कब तक एक्सपेक्ट है? ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए पिछले 15-20 साल से लोग सड़कों पर है। एक जो माइंडसेट जम्मू कश्मीर में बना है कि अगर हम क्लास 4 की नौकरी भी ले लेंगे तो उसके वो एक बार सरकार में फंस जाना चाहिए। उसके बाद इसका कारण क्या था? पिछली सरकारों ने ना तो कुछ किया, ना यहाँ पर कारपोरेट सेक्टर आया, ना यहाँ पर इंडस्ट्री आई। अगर इंडस्ट्री आई तो उसको भगा दिया गया। एक सही माहौल, नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 फंडिंग, नंबर 3 ये भी कहना चाहिए, युवकों को समझाना चाहिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत के साथ स्किल डेवलप करने के तहत इनको ट्रेनिंग दे करके नौजवानों को सस्ते रेट पर लोन दे करके वो जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। इस तरह की एक माइंडसेट देना किसने? हमारी सरकार देगी। देखिए 2 साल 3 साल से तो हो नहीं रहा है ना। 70 साल की 25 70 साल की नाकामियों सबसे हाईएस्ट
एक इस वक्त बेरोजगारी की दर जो है वो हमारी स्टेट में गुजर रही है, हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है। और अगर आप पिछले 70 साल का देखेंगे, कभी 25 पर हम थे ही नहीं, 23 पर कभी थे ही नहीं। CMI की रिपोर्ट आज भी आप देख लीजिए, पिछले 10 साल का कभी हम इतने थे ना, 2, 3, 4, 8 तक चले गए हैं, 9 बहुत ज्यादा था 90 में, उसके बाद तो था ही नहीं ऐसा। पिछले सरकार की गलतियों को हम ठीक करने वाले हैं, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और 37,000 करोड़ की जो जल्द ही कुछ लोग तो वहां पर इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, वो भी जॉब प्रोवाइड करेगी। और जब IT सेक्टर खुलेगा, IIM, एम्स, यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलें। और उम्मीद करनी चाहिए कि एक जो ट्रांजिट पीरियड था उसमें 6-8 महीने, 1 साल में। ठीक है कविंद्र प्रसाद जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लास्ट सवाल मेरा रहेगा, वो ये था कि इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने देखा था कि गृह मंत्री से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बहुत बातें हो रही है, बहुत बड़े इश्तिहार छप रहे हैं, है कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो इन्वेस्टर्स मीट वहाँ पर हुई थी, तो उन्होंने किया है, जिसने हजारों करोड़ रुपया लगाना है उसके लिए समय लगता है, उसके लिए प्लानिंग होती है, उसके लिए जो भी है। तो मुझे लगता है सरकार की भी, हमें भी कभी कभी जानकारी मिलती है सरकार की जिस प्रकार से नीतियां हैं, उसको एक गुजरात मॉडल पर जल्द से जल्द उसको किस प्रकार से करें, वो भी जरूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का माइंडसेट था, करप्शन यहाँ पर रही है, बहुत रही है, इसमें हम कोई इनकार नहीं करते हैं। लोगों को सिंगल विंडो पर जब तक काम नहीं होगा, पिछले दिनों लोग मुंबई से जो लोग आए थे ये जो रियल एस्टेट में, वो मेरे पास आकर के बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार से माहौल मिलना चाहिए उन्होंने उसकी खामियां बताई। लेकिन जी जम्मू कश्मीर, जम्मू में भी इन्वेस्टमेंट नहीं ना है, मसला तो यही है। कश्मीर में एक बंदूक है, मिलिटेंसी है, डर है, लेकिन उसके बावजूद एक आधी इंडस्ट्री मेरे ख्याल से लगने जा रही है। लेकिन जम्मू में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल हब्स खुलेंगे, नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, 3 साल का वक्त हो गया है। ऐसा नहीं है, 6 महीने पहले ये सारी समिट्स वगैरह हुई हैं, लोग आएंगे और उम्मीद करनी चाहिए 1 साल के बाद आपको, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ आपके सामने, लोगों, पूरे हिंदुस्तान की जनता आपके माध्यम से मेरी भी बात सुन रही होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिशें हैं उससे 1 साल में आपको अंतर नजर आएगा। 2024 का उसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगली गवर्नमेंट जब आएगी वो टेक ओवर करेगी, उससे पहले किया जाएगा, उससे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता जी। चलिए जी, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।